अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज बड़े अरसे बाद, क्योंकि मैं आपको पता है कि इंग्लिस्तान का काफ़ी लंबा दौरा मेरा रहा, तो इन बिटवीन मैं ब्रिगेडियर गज़नफ़र साहब के साथ प्रोग्राम ना कर सका। तो आज काफ़ी दिनों बाद मेरे साथ एक कोशिश करें कि आइंदा 1 हफ़्ते में 1 दफ़ा ज़रूर ब्रिगेडियर साहब से आपका और मेरा राब्ता रह सके। अभी कुछ मुल्क के हालात ऐसे हैं ज़रा। अच्छा, एक तो 2-3 चीज़ें तो आप सबको पता है कि पाकिस्तानी फ़ौज हम सबकी फ़ौज, और 9 मई का जो वाक़या हुआ उसकी पूरे भरपूर मज़म्मत, और कोई लिहाज़ नहीं रखा हमने और ना हमें लिहाज़ रखना चाहिए। और साथ-साथ यौम तकरीम शुहदा के हवाले से ये 2 चीज़ें पहले चले, मैं तो बात करता ही रहता हूँ इस हवाले से, और आपको पता है एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। और लेकिन उसके अलावा जो बेगुनाह लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वो हमारा अपना है कि इस वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो सियासी जमातें हैं ना, अपना पॉलिटिकल स्कोर कर रही हैं। उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उस पे बात करते हैं। जी, क्या कहते हैं ये 9 मई के सानये ने तो जहाँ हर आँख अश्कबार कर दी है, इस मुल्क की सियासत भी बदल दी है। क्या कहेंगे आप? बहुत-बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर साहब, जो 9 मई का वाक़या आपने जैसे उसको रेफ़र किया, और ख़ास तौर पे जब आप उस दिन को देखते हैं, उसमें जो हम उसको देखते हैं बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल सियासी तजाज तो चलते रहते हैं, और जो ज़ी शऊर शख्स होते हैं और जो ज़िंदा कौमें होती हैं उनके अंदर एक पीसफुल एहतजाज किया जाता है। अभी आपने इंग्लिस्तान का जिक्र किया, इंग्लैंड का जिक्र किया, तो आपको पता है कि लंदन में बहुत एहतजाज होती है, लेकिन वो हाइड पार्क तक महसूर रहते हैं। वहाँ से लोग अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करते हैं और चले जाते हैं। अब हमारे यहाँ जो तोड़ फोड़ की एक सियासत है जो हमारे अंदर मौजूद है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उसमें 9 मई को जो 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 आर्मी तनसीबात को अगर आप कहें, जैसे GHQ के ऊपर बहुत सारी नज़र आई कि जी वहाँ पे गमले तोड़े गए, वहाँ के ऊपर घुसने की कोशिश की। इसी तरह लाहौर में जो कुछ हुआ, ये बहुत ही अफसोसनाक है। और उस दिन से लेके आज तक किसी शख्स ने इसकी कोई इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। मतलब इसको सपोर्ट करना का कोई लॉजिक नहीं बनता इन किस्म के। वैसे भी मैं तो अमूमन ये कहता हूँ, मैं तो खास तौर पे ये कहता हूँ कि भाई कोई भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, वो मेरे और आपके टैक्स पेयर के पैसे से बनी है। अगर आप उसको तोड़ेंगे तो मेरे ऊपर एडिशनल टैक्स लगेगा उसको दोबारा बनाने के लिए, कहीं से पैसा निकाला जाएगा। और जब ये आर्मी तनसीबात पे आए तो ये तो और फिर मतलब ऑब्जेक्शनेबल भी है, काबिल मुज़ब्बत भी है। और वो हुआ उसके ऊपर, अब उसके ऊपर एक प्रोसेस चल पड़ा है। आइडेंटिफिकेशन लोगों की हुई है और आने वाले दिनों में लोगों को पकड़ा गया है, और जो कुछ चीज़ें होंगी वो प्रोसेस में चलेंगी। उसमें मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि उसमें इस चीज़ को देखना चाहिए, इसकी मुकम्मल इंक्वायरी भी होनी चाहिए। इसके अंदर बहुत सारे शरपसंद एलिमेंट होते हैं, जो एंटी स्टेट एलिमेंट होते हैं। आपको पता है इंडिया कभी भी पाकिस्तान की लिए बेहतर नहीं सोच सकता। इंडिया हमेशा कोशिश करता है कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह नुकसान पहुंचाए, चाहे वो अल्फाज में हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो। और इस किस्म में जो अब इस किस्म के वाकयात डेवलप होते हैं तो उसमें बहुत सारे एंटी स्टेट और शरपसंद एलिमेंट शामिल हो जाते हैं, जो चाहते हैं कि किसी तरह पाकिस्तान की इंटरनेशनल, क्योंकि ये जो वाकया हुआ है ये बहुत सारे अपना इंटरनेशनल चैनल्स पे जिस तरह से उससे मेरी और आपकी बेइज्जती हुई है ना। हमने तो मजम्मत की, आपने मजम्मत की, तमाम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने मजम्मत की। तो अल्लाह करे कि इस किस्म के वाकयात दोबारा ना हो। अब जो प्रोसीजर उस पर चला है वो आपको लोगों को चलता नजर आ रहा है, और वो होगा। और उसके जरिए जरूरत इस अमर की है कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन मेरा ख्याल इसमें कोई ऐसी चीज ना हो जिसमें ये लगे, जैसे आपने कहा कि जी कोई आम लोगों को या जो लोग इन्वॉल्व नहीं है उनके से रिलेटेड लोगों को जो चीजें की, तो वो मेरा ख्याल उसके ऊपर इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, क्योंकि आपको पता है ये तो पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस का आपको पता है कि क्या वो करते हैं और किस तरह। तो ये चीजें अल्लाह करे रुके, हम दुआ कर सकते हैं, और कोशिश, और आप उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा, हम आगे चलते हैं, चीज़ों को कुछ आगे लेकर। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तो इसका बहुत नुकसान हुआ है कि जो क्राउड था,
चार्ज क्राउड था, जिस तरह भी हुआ, इमरान खान साहब ने डिसोन कर दिया, लेकिन इसका जो डैमेज होना था वो डैमेज तो बहुत हुआ है। अब आप आने वाले दिनों में 2 हमारे टॉपिक रहेंगे, हम चाहेंगे ज़्यादा लंबा ना, लेकिन एक सबसे पहले इसका सियासी असर क्या देख रहे हैं? क्या मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं? और अगर होने जा रहे हैं, तो जो नई किंग्स पार्टी की बातें सुन रहे हैं या बाकी चीज़ें सुन रहे हैं, आप पाकिस्तान का सियासी माहौल आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? मैं तो अगर सदीक साहब दुआ कर सकता हूँ। सियासी माहौल तो जो बन गया है, मेरा ख्याल जब इस किस्म की चीजें डेवलप होती है, जैसे आपने फरमाया एक किंग्स पार्टी जिसकी बाजगश्त जो है वो पिछले हफ्ता 10 दिन से बहुत तेज हो गई है और उसमें नाम भी आने शुरू हो गए। बल्कि एक मुझे याद है, कोई मैं पढ़ रहा था, पता नहीं वो गलत है सही है, कोई पीटीआई हकीकी मुल्तान में कोई यासिर साहब है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो इसका इफेक्ट तो साफ जाहिर है, जैसे आपने कहा कि जो पीटीआई ने सफर किया है और जो पीटीआई के मेन कुछ लोग, कुछ, अब मैं यहाँ पे ये जरूर क्लियर कर, कुछ मेन लोग, बाकी सारे टॉम डिक एंड हैरी को शामिल ना करें। मतलब फवाद चौधरी ने आपको पता 4 पार्टियां बदली हैं। अब फैयाज हुसैन चौहान की क्या सेइंग है, क्या स्टैंडिंग है मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। 5 पार्टियां वो बदल चुका है, या वो क्या, या उसका इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड क्या है। इसी तरह बहुत सारे फिरदौस आशिक अवान जैसे लोग या बाकी जो है, जो मतलब है देखते हैं अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो देखते हैं कि जी कहाँ पर, इन लोगों का कोई रेलेवेंस नहीं है मुझे लगता है इस वक्त। इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से कोई रेलेवेंस नहीं है। वो निकल जाएंगे। तो डिसिपेशन हो गई, डिसिपेशन हो गई तो साफ जाहिर है पीटीआई के अंदर से डिसिपेशन हुई है, तो पार्टी इस तरह से एक डिसरे में तो आती है, और फिर उसको बिल्डअप करने में टाइम लगता है। लोग निकलेंगे। अब ये देखना, ये आगे वाले दिनों, आने वाले दिनों में, जिसमें अब हमारे यहाँ कौन सी और पार्टियां हैं, पीएमएलक्यू है, पीएमएलएन है, अपना पीपीपी है, या इस तरह की जो बाकी जो 4-5 जमीयत पार्टियां उलमा हैं, इस्लाम है। क्या 4-5 पार्टियां हैं मेंशनेबल। बाकी तो वो पीडीएम की 13 पार्टियों में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको उनके घर वाले वोट नहीं देते। अब वो नूरानी जो खड़ा होता है, मौलाना नूरानी, वो शाह अहमद नूरानी साहब बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे। अब उसके बिल्कुल, बेटे कोई को आप शक नहीं देखते हो इसमें। कि क्या मतलब मार्केट वैल्यू क्या है उस शख्स की, ठीक है ना। तो या शेख रशीद है, शेख रशीद एक बंदा है, एक पार्टी है, एक शख्स है। तो ये अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में लोगों का एटीट्यूड क्या होता है। असल में इस वक्त पार्टियों की डिपेंडेंस, पार्टियों से बात बहुत आगे निकल गई है। इस वक्त बात नहीं, मेरी आप नजर, अगर मैं यहाँ कहूँ, अगर मैं यहाँ कहूँ, आप इलेक्शन देखें ना, इलेक्शन तो पंजाब का लेट हो गया है। आप इलेक्शन कब देख रहे हैं? क्या इलेक्शन होने भी जा रहे हैं? आपने जो बात की, मेरा ख्याल जब ये, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं ना कि जिस वक्त एक अरेंजमेंट ग्राउंड पे हो जाएगा, जिसकी आपने किंग्स पार्टी के हिसाब से बात की, जब इस किस्म की, क्योंकि पीटीआई के अंदर अब आपने देखना पड़ेगा कि कौन, मैं आपको एक माजी में थोड़ा सा ले जाता हूं। यानी पीएमएलएन से लोग निकले थे, पीएमएलक्यू बनी थी। पीएमएलक्यू ने पूरा मुशर्रफ साहब के साथ टाइम गुजारा और बड़ा पीएमएलक्यू के जमाने में पंजाब में बहुत ज्यादा काम हुआ था, डेवलपमेंटल काम बहुत हुआ था। उनकी बनाई हुई 1122 अभी तक चल रही है, आपको पता, और हर हुकूमत उसको लेके चलती है। लेकिन जब उससे अगला इलेक्शन आ रहा था तो एस्टिमेट्स ये थे, लोग ये कह रहे थे कि जी पीएमएलक्यू इलेक्शन नहीं जीतेगी, बावजूद इसके कि उसने इतना परफॉर्म किया था। तो इलेक्शन के नजदीक लोगों का एटीट्यूड पता करना बहुत जरूरी होता है। अब पीटीआई टूट गई है, लेकिन पीटीआई एज ए पार्ट, अब उसके बावजूद आप देखिए परवेज भाई साहब ने 5 लोगों, 6 लोगों के साथ वो पीपीपी में भी रहे, उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री भी करी। तो पार्टियों का वजूद तो खत्म नहीं होता है। एएनपी की हिस्टोरिकल एग्जांपल ले लें, लेकिन उसके बाद में अब मुकाबले में कौन कौन आते हैं, कोई नई पार्टी बनती है, उसमें कौन लोग शामिल होते हैं, उनके बैकग्राउंड क्या होते हैं, वो कैंपेन किस तरह करते हैं, जनरल माहौल पाकिस्तान में, और इलेक्शन का टाइम क्या होता है। लेकिन मेरा ख्याल ये है, ऑल सेड एंड डन, अगर इलेक्शन हो जाए, वो कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज, देयर हैज टू बी अ स्टार्ट ऑलवेज, आपको कहीं से चलना पड़ता है। तो अगर इलेक्शंस हो जाएं तो ये जो कन्फ्रंटेशन है, ये तमाम चीजें जिस वक्त हो रही है, इनके सेटल डाउन होने के चांसेस उसी वक्त है। अगर वो इलेक्शन नहीं होंगे तो ये जो एक तरह से अपना डिसअरे की फिजा है ना, जो लोगों के अंदर जो हिजान की, जो बेचैनी की कैफियत है, वो चलती रहेगी। अगर इलेक्शन की तरफ रहेंगे तो फिर लोग ओरिएंटेट हो जाएंगे इलेक्शंस की तरफ पार्टियां और ओरिएंटेड हो जाएंगी इलेक्शन की मुहिम में।
अब वो इलेक्शन स्टेबिलिटी लेके आते हैं या नहीं आते, ये बात का सवाल है। पहले तो ये है कि आप इस जो टर्मोइल है इससे किस तरह निकल सकते हैं। अच्छा, हम आगे चलते हैं चीजों को लेकर। अच्छा, एक तो आपने लेकिन बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है कि ये हुकूमत है, ये सुप्रीम कोर्ट के साथ कन्फ्रंटेशन में चलेगी, ये अदालतों के साथ। सबसे पहले इन्होंने जो पंजाब असेंबली का इलेक्शन कराने का कहा, वो नहीं कराए। केपीके के अंदर गवर्नर वगैरह सारे बैकफुट पे चले गए और जो कुछ जुल्म हुआ आपके सामने है। निगरान हुकूमतें 90 दिन से ज्यादा चल नहीं सकती, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर, और गवर्नर जो रोल प्ले कर रहे हैं वो भी आप लोगों के सामने मौजूद है। एक तो ये किरदार आपने देख लिया, और ये जो आइन तोड़ा है, ये आने वाले दिनों में तारीख में लिखा जाएगा कि ये क्या है। आगे तौहीन अदालत की कार्रवाई होने के चांसेस हैं। तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है या नहीं होती है। हम जरा इससे आगे चलते हैं चीजों को लेकर। आप क्या समझते हैं कि ये ऑपरेशन रजीम चेंज के ज़रिए इमरान को जब बाहर निकाला गया, क्या इस मुल्क ने तरक्की की, या ये मुल्क जो है ऐसी जगह पर आ गया कि इसके अब वापस जाना तो मुश्किल नज़र आता है? आप क्या समझते हैं इसमें? मेरे समझने से तो कुछ नहीं होता। मैं तो देखूंगा, अगर इस सवाल के जवाब में मैं किसी चीज पे गौर करूंगा और मैं 1 मिनट के लिए गवर्नेंस सिस्टम से भी निकल जाऊंगा कि सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में हम मुताला करेंगे क्या तब्दीलियां आई, अगर मैं उससे भी अपने आप को जुदा कर दूंगा, तो मैं सिर्फ ये देखना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो माशी कंडीशन है आज वो क्या है आज। और बड़ा ब्रीफली अगर आप देखें कि पाकिस्तान इस 1 साल के बाद आज के दौर में, आज की तारीख में पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो डिफॉल्ट के नज़दीक खड़ी हुई। आप कोई माने ना माने, अब डिफॉल्ट क्या है? अगर एक तो होता है जो जो जिसको आप कहते हैं नेशनल डिफॉल्ट, यानी आपकी इकोनॉमी डिफॉल्ट हो जाएगी, उसको आप देखते हैं कि आपके इंडिकेटर्स क्या है, कि आपके पास अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, आपके जो जो लोन्स हैं उनकी कंडीशन क्या है, और क्या आपकी इकोनॉमी के अंदर इतना पैसा है कि आप उन लोन्स को पे कर सकें। तो कम आज की बैक कर तारीख में सके, अगर कम आप बैक स्टडी करेंगे, एक आम आदमी के तौर पे आपको जवाब 9 में मिलेगा। दूसरा बात यह है कि जी आम आदमी के ऊपर इस तमाम इकोनॉमिक कंडीशन का क्या असर हुआ है। क्या लोगों के पास खाने की फूड सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ी है? क्या लोगों की परचेज पावर बढ़ी है? क्या लोगों को 2 वक्त का खाना, 3 वक्त का खाना, 1 वक्त का खाना मिल रहा है? क्या जो लोग बच्चे पैसे कमा रहे हैं उनके बच्चे स्कूल जाने के काबिल हैं? क्या चीजों की कीमतें कम हुई हैं? जब हम उसके अंदर जाते हैं तो आप डॉलर की प्राइस देख लीजिए, यूरो की प्राइस देख लीजिए, आप मार्केट के अंदर मुर्गी की कीमत देख लीजिए, जो आप अंडों की, अगर इसमें कमी अच्छा, होती। यहाँ अच्छा, यहाँ देखिए बघेल साहब, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, इस मुल्क की इकॉनमी का सत्यानाश कर दिया। ये हम कहते आए थे, जब उसके फौरन बाद क्या हाल होना है। डॉलर आपका पकड़ा नहीं गया, और डिस्पैरिटी अगर उठाकर देखें, अगर इकोनॉमिक फिगर्स उठाकर देखें आप, तो मुझे तो लग रहा है ये आने वाले पाकिस्तान आने वाले अगले 10 साल में भी ये कमबैक नहीं कर सकता। मुल्क को यानी नुकसान इतना कर दिया है। और यहाँ मैं कई दफ़ा मैं वो अपने ट्वीट में ज़रूर पढ़ता होता हूँ, मैं बताता होता हूँ कि 27 मार्च को मैंने ये कहा था, इमरान खान छक्का मारने के लिए चला, रिकॉर्ड की बातें 2022 में। अपोज़िशन कैंपों में परेशानी, तहरीक-ए-एतमाद अभी असेंबली में टेबल नहीं हुई है, और कौमी असेंबली तहलील हो सकती है, ये पहला पोर्शन था। दूसरे में मैंने कहा था, वगरना तहरीक-ए-एतमाद में सुकम है, स्पीकर रूलिंग से मुस्तरद कर दिया, असेंबली या तहलील, है ना? ये ऑप्शन मौजूद था। इमरान खान असेंबली में उस वक़्त तहलील कर देते, तो ये हालात आता ही ना। और ये मुल्क जो इस वक़्त यहाँ पर खड़ा है, इसमें जो लोग भी कसूरवार हो, अपनी जगह बात है। लेकिन सवाल एक वाज़ेह है, मैं यहाँ बैठे कुछ लोगों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा पाकिस्तान ये मत सोचे डिफ़ॉल्ट क्या कर रहा है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। पाकिस्तान जब दे ही नहीं रख सकता, अपना गला काट के क्यों उधर है, क्या कर रहा है? ये मुल्क पूरी दुनिया ने देखना है कि पाकिस्तान ने क्या कुछ फेस कर लिया है, क्या हालात बना लिए हैं। तो अगर आप पे बैक के चक्कर में रहेंगे, फिर तो आप कुछ, यू आर नॉट इन अ पोजीशन कि आप उधार लेके उधार ही पे करेंगे। आप श्रीलंका में जो कुछ हुआ और उसके बाद देखा कि उन्होंने भी डिफॉल्ट में चले गए, उन्होंने उससे स्टेबिलिटी जरूर आ गई है उस मुल्क में। आगे कहाँ तक ठीक होता है वो एक अलग बात है। आप क्या समझते हैं? एक तो मैंने डिफ़ॉल्ट का रख दिया, आमिर इत्तेफ़ाक बात से इत्तेफ़ाक है। दूसरा, क्या मौजूदा हुकूमत जो है वो इकोनॉमिकली वापस आ जाएगी? बड़ी शोर डाला था
$7 ने, लेकिन इस मुल्क की हालात या आप ऐसी जगह पर ले आए हैं कि जहां वापसी मुमकिन नजर नहीं आती। किस तरह आ जाएगी? आपने खुद कहा, देखे ना, आपको लोन मिलना है, आईएमएफ ने आपको, आपका 9th रिव्यू जो है उसका टाइम खत्म हो गया, यानी अब अगर आप करेंगे तो आप 10th रिव्यू में जाएंगे। 31 को मेरा ख्याल के 31 को 9th रिव्यू का टाइम खत्म हो रहा है। आपने, उन्होंने, आईएमएफ ने लिंक किया था कि जी आपको अपना सऊदी अरब या यूएई पैसा रोल ऑन करेगा तो हम आपको पैसे देंगे, तो वो पैसा तो आया नहीं। अब मुझे बता दीजिए कि पाकिस्तान के खजाने में पैसा कहाँ से आएगा? आप डॉलर प्रिंट करेंगे क्या? आप डॉलर प्रिंट कर सकते हैं? रुपया तो प्रिंट कर सकते हैं, तो फिर कहाँ से पैसा आएगा? एक बड़ा आम सा सवाल है ना सर, कि पैसा कहाँ से आपने आएगा? देखे ना, आपने एक्सपोर्ट सत्यानाश कर दिया, लोकल इंडस्ट्री तबाही की तरफ ले गई। जो इस गवर्नमेंट ने इन्हें इन्हें हुकूमत, इन्हें ताकत का ख्याल था, इन्हें हुकूमत करना था, इन्हें पाकिस्तान से कोई नजर नहीं आया। अगर पाकिस्तान से प्यार होता तो ये इलेक्शन की तरफ चले जाते, शायद ऐसे हालात ना होते। तो अब देखिए ना, मैं चाहूँ गैस का पड़े, कल अखबार, कल के परसों के अखबार उठा के देखे, कराची में इंडस्ट्रियलिस्ट रो रहा है कि जी हमें गैस नहीं मिल रही, हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही। आपके डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को दिन में टोटल जो है 6 घंटे गैस दी जा रही है। यानी बात तो लोगों का आ सही गया है। कि आप अब एक और ऐड हो गया है कि आप खाना खरीद नहीं सकते, आप पकाएं भी ना। किधर, किस लंगर से जाके लोग खाना खाएं? मुझे बताएं ना। वो लंगर जो आपने बनाए थे वो भी वो खत्म भी हो तो गए कि चलो कोई लंगर से वो भी जाके बंदा ले लंगर आता। खाने खत्म कर दिए, मुसाफिर वो खाने भी खत्म खत्म कर कर दिए। दिए। इन्होंने तो जो सेहत कार्ड था वो इनका भी खत्म हो हेल्थ गया। कार्ड इन्होंने खत्म कर दिया। अब आप मुझे बताइए ना, मुझे कोई थ्योरी देने की जरूरत तो नहीं है ना। मैं तो कहता हूँ कि जाके इंडिकेटर्स पढ़ ले हर बंदा, कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है। आज डॉलर किधर खड़ा हुआ है? क्यों खड़ा हुआ है? अफगानिस्तान के अंदर डॉलर किसी ने स्मगलिंग ये रोक नहीं सके, और कोई वर्ड भी नहीं है। दुखी बात यह है, पाकिस्तान के अंदर आज सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है अजहर सदीक साहब, कि हमारी इकोनॉमी, अब जो इकोनॉमिक डिफॉल्ट होता है ना, उसके अंदर जो अवाम होते हैं उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बैंकरप्सी जब आती है तो वो कोई सोच नहीं रहा है। श्रीलंका की मिसाल, वहां पे 90% एजुकेटेड लोग हैं श्रीलंका में। छोड़ देते, आप अपने मुल्क के अंदर के हालात देखिए। अब मुझे बताइए, कौन रिकवर करेगा? पैसा कहां से आएगा? आप किस तरह अब इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे? अभी $8 बिलियन तो आपकी इंस्टॉलमेंट है। कौन सा मईशत का मारा बंदा आएगा? एंड सबसे बड़ी बात, दुख की अच्छा, बात यह है, मैं एक बड़ी जबरदस्त बात करने लगा हूँ। मैं बड़ी जबरदस्त बात, मैं बैठ के देख रहा था, दुबई लैंड डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड देख रहा था। $10.6 बिलियन जो है ना, पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट की है। $1 बिलियन लेने के लिए हमने शोर डाला हुआ है। और आपके मुल्क में लोगों के पास इतना पैसा है, और वो उठा के, और वजह क्या है कि आप छेड़ इसलिए रहे हैं, उसमें आपका रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, वो रिटायर्ड बहुत से बड़े बड़े महकमों के लोग हैं, और सियासतदानों का है। 10 पॉइंट, यानी पाकिस्तान इज द थर्ड बिगेस्ट इन्वेस्टर इन दुबई। यानी सबसे पहले इंडिया है, फिर गालिबन यूके है, और यूके और पाकिस्तान तकरीबन करीब है, और हम यहाँ रोते फिर रहे हैं। और लोगों के पास पैसा इतना है, ना टैक्स बेस बढ़ा रहे हैं, ना ये मामला उठा रहे हैं। ये वजह क्या है? क्या लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, या लोग क्या चाहते क्या है? पॉलिसीज आपकी ऐसी है ना। मैं एक जगह पढ़ रहा था, आपको एक आर्टिकल कोट करना चाहता हूँ कि एक है बीटीसी, ब्रिटिश टोबैको कंपनी, उसकी यहाँ पे पाकिस्तान टोबैको कंपनी है, और उन्होंने वो बहुत रेवेन्यू देते हैं गवर्नमेंट को। अब जब आपने उन्होंने सिगरेट की कीमत, तो सिगरेट को आपने लग्जरी आइटम में शामिल कर लिया। आप हर रोजाना उसकी प्राइसेस बढ़ा देते हैं। इसी तरह कोई खैबर टोबैकोस भी है। अब जब आप प्राइसेस बढ़ा देते हैं तो लोगों की परचेज पावर कम हो जाती है। अब उसका इफेक्ट क्या होता है? लोग कम चीज जब खरीदते हैं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, लोग जब चीज कम खरीदते हैं तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम आता है। अब कल अखबार में मैं पढ़ रहा था, परसों पढ़ रहा था कि पीटीसी जो है, उनकी 2 कंपनियां, एक उनकी है उधर अकोड़ा खटक में, गेलम में फैक्ट्री, जब बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तो आपकी नेट पे चल रहा था, अखबार में आया था कि जी वो अपना बिजनेस जो है वो बंद करने जा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर वो, तो अगर आपको रियलिस्टिकली सोचना चाहिए
कि आप कितना किसी कंपनी को, कितना आप उनके ऊपर बोझ डाल सकते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगर आप इधर से टैक्स बढ़ाएंगे, उधर से रेवेन्यू कम हो जाएगा। अगर उन्होंने लास्ट टाइम 190 बिलियन दिया था, आज वो आपको 100 बिलियन भी नहीं दे सकेंगे। तो कम से कम रैशनैलिटी, जो आप कह रहे हैं, लोग पैसा बाहर लेके लोग क्यों गए? क्योंकि आपकी पॉलिसीज प्रैग्मेटिक नहीं है। और वो सिर्फ, मैं आपको ये कहूंगा, वो सिर्फ इस हुकूमत नहीं, वो पिछली जितनी हुकूमतें, इवन इमरान खान के जमाने में जो इकोनॉमिकली काम हुए हैं, वो प्रूडेंट नहीं हुए बहुत सारी चीजें। तो जब आपकी कंसिस्टेंट पॉलिसी जो है वो रिलेट नहीं करेंगी प्रैक्टिकल सिचुएशन से, और आप सिर्फ ये सोचिए टैक्स ला दो जी, टैक्स ला दो, टैक्स ला, ये नहीं सोचेंगे कि एक चीज की कीमत आप बढ़ाएंगे, लोग कम खरीदेंगे। अब क्या हुआ, किसी का पीठ, सिगरेट्स का ही आप लेते हैं, जो मैं उस आर्टिकल के अंदर पढ़ रहा था, किसी बड़े पढ़े लिखे शख्स ने वो लिखा, वो कहता है ये लोगों ने ये मतलब छोड़ के स्मगल्ड सिगरेट की तरफ चले गए। अब स्मगल्ड सिगरेट में तो गवर्नमेंट को पैसा नहीं आ रहा, वो तो इनफॉर्मल इकोनॉमी जा रहा है। तो बात यह है कि कुछ सोचना चाहिए पॉलिसी। हमारे यहाँ कोई नहीं सोचता, हम इंजीनियर को उठा के अच्छा, आखिर में चलते हैं। आप क्या देख रहे हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जो करप्ट माफिया है, इनको कुछ बड़ी मुख्तसर जवाब दिएगा ताकि प्रोग्राम खत्म करें, इनको कुछ सजाएं मिलते देख रहे हैं? अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे सर, बस मैं तो ये कहूंगा। इस किस्म के लोगों से, इस किस्म के लोगों से मुल्क को बचाए अल्लाह, इस मुल्क पे रहम करे। मैं भी दुआ करता हूँ रोजाना, आप भी दुआ करें। अब सिर्फ दुआओं का टाइम रह गया है, क्योंकि पहले जो इन्होंने तबाही किया है, अगर दोबारा यही तबाही पाकिस्तान पे आई तो फिर अल्लाह ही हमारा हाफिज और नासिर है। बहुत शुक्रिया, बड़ा जबरदस्त इख्तिताम है। आपने जो बात कहनी थी वो कह दी है। नाज़रीन, हमारे समझ के इजाजत चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।